हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, रोपण कृषि। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग कंबाइंड अध्ययन करेंगे कि कृषि के कौन कौन सी प्रकार हैं, कौन कौन सी कृषि की पद्धतियां हैं, इनके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। लेकिन यहाँ पे उसके एक पार्ट को लेकर के आए हैं लॉन्ग में, यानी एक ही में मिक्स करके कृषि की जितनी पद्धतियाँ सब आप लोग एक साथ पढ़े थे, लेकिन ये पर्टिकुलर रोपण कृषि के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत सारे एग्ज़ाम में आते हैं, ये केवल 10th के लिए नहीं बल्कि सभी एग्ज़ामों में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्न में कौन सी रोपण कृषि फसलें हैं, या कौन सी रोपण की विशेषता क्या क्या है, या रोपण फसलों के उद्देश्य क्या क्या है। तो कई सारे सवालों के जवाब हम लोग इस प्रश्न में खोजेंगे, अध्ययन करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे ऐसे प्रश्न आते हैं एग्ज़ाम में, केवल बोर्ड एग्ज़ाम में ही नहीं बल्कि अतिरिक्त बहुत सारे एग्ज़ामों में क्वेश्चन आते हैं कि निम्न में कौन सी रोपण कृषि है। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइप से क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करके चलिए विषय वस्तु स्टार्ट करते हैं और अध्ययन करते हैं। रोपण कृषि क्या है, बागानी कृषि क्या है, व्यापारिक कृषि क्या है, या व्यावसायिक कृषि क्या है, इसी के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसा कि ब्लैक बोर्ड पर दिख रहा है आपको, रोपण कृषि भी कहा जाता है, इसे बागाती कृषि भी कहा जाता है, बागानी कृषि कहा जाता है। तो रोपण, बागाती या बागवानी कृषि को व्यावसायिक कृषि या व्यापारिक कृषि भी कहा जाता है। इतने सारे नाम, एग्जाम में कन्फ्यूज़न हो जाता है कि क्या है ये, इतने सारे नाम है, इसका क्या कौन सा सही होगा। तो आप एक साथ एक ही बार में आप अध्ययन कर लें, बहुत ही आसान है। यानी इसे रोपण कृषि भी कहते हैं, नंबर 1। सबसे पहले रोपण कृषि, इसके बाद है बागाती कृषि, यानी इसी को बागाती कृषि भी कहा जाता है, इसी को बागानी कृषि भी कहते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, इस बागानी या बागवानी कृषि को व्यावसायिक कृषि या व्यापारिक कृषि भी कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, ये कृषि व्यवसाय के उद्देश्य से की जाती है, व्यापार के उद्देश्य से की जाती है, इसलिए इसका नाम बागानी या बागाती कृषि भी कहा जाता है। बहुत सरल है, बिल्कुल सही तरीके से आप समझ सकते हैं, सरल तरीके से, कि इसे जो है व्यवसाय के उद्देश्य से किया जाता है या व्यापार के उद्देश्य से किया जाता है, इसीलिए इसे व्यावसायिक या बागानी कृषि भी कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ेंगे। इसके अंतर्गत कृषि फसलों का उत्पादन किया जाता है। ऐसी कृषि फसलों का उत्पादन किया जाता है जिसका उद्देश्य उद्योग धंधों के कच्चे माल के रूप में आपूर्ति होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ और आपको गौर करने वाली बात क्या है कि इसमें इसके अंतर्गत, यानी इसके अंतर्गत मतलब कि रोपण कृषि के अंतर्गत ऐसी फसलों का उत्पादन किया जाता है जो उद्योग धंधे के लिए कच्चे माल के रूप में आपूर्ति हो। जैसे कोई उद्योग धंधा लगा है, तो उद्योग धंधा लगा है तो उद्योगों के लिए इसमें यानी रोपण कृषि में उन फसलों का उत्पादन किया जाता है जो उद्योगों के लिए कच्चा माल के रूप में तैयार होगा। तो यानी उद्योग इसी कच्चे माल के रूप में उद्योगों में इसका उपयोग किया जाएगा और इससे उद्योगीकरण की प्रक्रिया में ये कच्चे माल की आपूर्ति को सहायक के रूप में होगा। तो ये प्रकार का ये कच्चे माल की आपूर्ति करता है ये रोपण फसलें उद्योगों के लिए। नेक्स्ट इसी क्रम में आगे अध्ययन करेंगे। इसमें ए प्रकार के बागान या फार्मों में, यानी जैसे कहा जा सकता है कि कोई क्षेत्र होता है उसमें विविध प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है, लेकिन इसमें इसकी क्या विशेषता है कि एक ही प्रकार का बड़े स्तर पे, छोटा नहीं बड़े स्तर पे एक ही प्रकार के बागान या फार्मों का उपयोग किया जाता है और उस बागान या फार्मों में एक ही प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है। जैसे कोई क्षेत्र होता है, कभी इस साल दूसरी फसल का उत्पादन किया जाता है, अगले साल फसल को बदल दिया जाता है, लेकिन इसकी विशेषता क्या है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, कभी कभी एग्जाम में विशेषता पूछ लेता है कि रोपण कृषि की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो आप हर एंगल से इस टॉपिक को अध्ययन करें, हर तरीके से इसको समझें कि यानी इसमें एक ही प्रकार के, मतलब एक प्रकार के, चाहे उसके आप क्या बोल सकते हैं, फार्म बोलें या एक ही प्रकार के जो है क्या बोलें, बागान बोलें, तो दोनों एक ही होगा। यानी फार्म या बागान एक ही प्रकार का होना होगा और एक ही प्रकार की फसलों का भी उत्पादन किया जाता है। जैसे गन्ना उत्पादन करना है एक बागान में, तो पूरे बागान में क्या होगा, एक बार रोपण कर दिया जाएगा गन्ने का। ये नहीं कि इस साल गेहूँ है तो अगले साल चावल, ऐसा तो है ही नहीं। इसमें दोनों में अंतर समझेंगे। जैसे खाद्यान्न में अन्य हम लोग कृषि उत्पादन करते हैं, तो कभी गेहूँ बो दिए, फिर उसी में कभी दूसरी फसल उत्पादन कर दिए कुछ महीने बाद, ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, अगर एक बार इसमें गन्ना लगा दिया गया तो कुछ वर्षों तक वो गन्ना लगातार उसी में रहेगा रुपाई करने के बाद, और उसी के लिए उत्पादन उसी फसल
फसल का उत्पादन लगातार होता रहेगा। तो इसमें ये नहीं कि इस साल गन्ना है तो अगले साल कुछ और होगा। तो एक प्रकार से रोपण किया जो जाता है एक प्रकार की फसलों का, और वही जो है काफ़ी दिनों तक उसी फसल का उत्पादन किया जाता है। प्रमुख इसमें कृषि उत्पादन कौन कौन से हैं? अब एग्जाम में कभी कभी ऐसे भी आ जाता है, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, उनमें से पूछता है इसमें कौन सी रोपण फसलें हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत सारे एग्जामों में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आप जो है ऐसे इन टॉपिक को ऐसे अच्छे तरह से अध्ययन करने के पश्चात आप कोई कन्फ्यूज़न आपके अंदर नहीं रहेगा। जैसे इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रोपण की कौन कौन सी फसलें हैं, ऑप्शन 4 रहेगा, उसमें आपको चयन करना होता है कौन सा सही है। तो डियर स्टूडेंट, इसको आप नोट्स भी बना सकते हैं। जैसे रबड़ है, रबड़ क्या है? रोपण फसल है। अगला है कहवा, काफ़ी जिसे बोलते हैं आप, तो रबड़ है, कहवा है, चाय है, गन्ना है, फल है, केला है, अनानास है और कोको है। तो ये क्या है? रोपण फसलें। इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन आता है इनमें कौन सी रोपण फसलें। केला कभी आ जाता है एग्जाम में टिक करने के लिए कि ABC कौन सा इसमें ऑप्शन सही है। फल आता है, गन्ना आता है, चाय आता है, कहवा आता है और रबड़ आता है, अनानास है, कोको है। तो ये सारे जो है क्या हैं? रोपण फसलें हैं। कृषि क्षेत्र का आकार बहुत इसमें विस्तृत होता है। डियर स्टूडेंट, कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेता है इनमें कौन सी विशेषता रोपण की, यानी इनमें रोपण की कौन सी विशेषता है। तो कुछ विशेषताओं को आप जानते रहें। एक प्रकार के कृषि फार्मों का प्रयोग, एक प्रकार के कृषि फसलों का प्रयोग। जैसे कभी कभी होता क्या है कि आप सामान्य जब कृषि करते हैं तो फसलों को बदल देते हैं। कभी इस साल कुछ महीने गेहूँ, फिर कुछ महीने बाद उसमें धान उगाते हैं या फिर कोई और फसल। लेकिन इसमें क्या है? एक ही प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है, और वो भी काफ़ी समय तक। जैसे केला एक बार रोपाई कर दी गई तो कई वर्षों तक उसका उत्पादन लगातार होता रहेगा, और इस तरह से एक प्रकार की फसलें होती नहीं कि इस साल कुछ और अगले साल कुछ और। चाय का बागान अगर है तो चाय के बागान में लगातार फिर वो उसी का उत्पादन कई वर्षों तक किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, बहुत सरल शब्दों में आप समझेंगे, रबड़, कहवा, चाय ऐसी चीज़ें हैं, ये सभी रोपण की फसलें हैं। और ये इसकी विशेषता इस तरह से पूछता है कि एक बागान या एक कृषि फार्मों का प्रयोग किया जाता है और एक ही प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। इसमें कृषि क्षेत्र का आकार जो होता है बहुत विस्तृत होता है। ये नहीं छोटे इस क्षेत्र में है। जो व्यक्ति इसका मतलब इस फसलों का उत्पादन करता है उसका उद्देश्य केवल व्यापार होता है, बिजनेस होता है, इसलिए वो बड़े क्षेत्र में करता है, ये नहीं छोटे क्षेत्रों में करता है। तो इस तरह से कृषि की विशेषता एक और क्या निकल के आई कि ये जो है इसका आकार जो होता है विस्तृत क्षेत्र में होता है, सीमित क्षेत्र में नहीं। अगर विकल्प में इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं कि विस्तृत होगा या सीमित क्षेत्र होगा, तो कैसा है ये? विस्तृत क्षेत्र। इस चीज़ को ध्यान देंगे। जहाँ जहाँ पे विशेषता निकल के आ रही है उन चीज़ों का आप नोट्स बहुत शॉर्ट में अलग से बना सकते हैं। इनमें से इस तरह से कि जैसे एक प्रकार की किस फसलों का उत्पादन किया जाता है, एक प्रकार के बागान या फार्म होने चाहिए, और यहाँ पे क्या निकल के आया? क्षेत्र कैसा होगा? विस्तृत होगा। अगर विकल्प में सीमित है, विस्तृत है, तो इस तरह से आप जानते रहें कि इसमें क्षेत्र कैसा होगा? विस्तृत होगा। ये इसकी विशेषता है। इसी क्रम में आगे है अधिक पूंजी निवेश। डियर फ्रेंड, इसमें भी ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसमें पूंजी का अधिक निवेश होता है, ये भी इसकी क्या है? विशेषता है। इसको जानते रहें आप कि अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता इसमें होती है रोपण कृषि की। अगला है उच्च प्रबंधन। जैसा कि आप जानते हैं जो भी चीज़ें बिजनेस पर्पज से उत्पादन किया जाता है उसमें प्रबंधन की अधिक आवश्यकता होगी। कैसे रुपाई हो उस फसल का, उस पौधे का कैसे बेहतर विकास हो, कैसे बेहतर देखभाल किया जाए, किस तरह से मजदूरों का आयोजन करके उसका अच्छे से रुपाई करने के पश्चात उसका चाहे पोषण करना हो चाहे उत्पादन करना हो, उसमें अगर अच्छा अधिक प्रबंधन नहीं है तो ये व्यावसायिक जो रोपण फसल है वो फेल हो जाएगी। रोपाई करने के बाद जब पौधे बड़े हो जाएंगे या फिर उसको उत्पादन करने की स्थिति जब बनेगी तब उसको कैसे मार्केट तक पहुंचाना है, किस तरीके से पहुंचाना है, कैसे मार्केटिंग करनी है, इन सभी चीज़ों के लिए क्या होने की आवश्यकता पड़ती है? प्रबंधन की। अच्छा मैनेजमेंट होगा तब ये व्यापार जो है, ये रोपण फसल जो है सफल होगा, सक्सेस होगा। अगर इसमें अच्छा प्रबंधन नहीं होगा तो ये सफल नहीं होगा। तो ऐसे में यहाँ पे प्रबंधन की भी अच्छी आवश्यकता है। नेक्स्ट इसी क्रम में है तकनीकी। इसमें तकनीकी की आवश्यकता पड़ती है। इसी क्रम में है वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग। नए नए टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहे हैं, नए नए वैज्ञानिक खोजें हो रही हैं,
तो रोपण फसलों में भी वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। जो व्यावसायिक वर्ग जो इसमें इस प्रकार की कृषि पद्धति करते हैं या इस प्रकार की कृषि करते हैं, इस प्रकार की कृषि का उत्पादन करते हैं, वे नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, नए नए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हैं, जिससे अच्छे तरीके से उत्पादन किया जा सके, अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सके या गुणवत्ता वाली चीज़ों का उत्पादन किया जा सके। मार्केट में हमेशा गुणवत्ता वाली चीज़ों की डिमांड होती है। अगर हम कम गुणवत्ता वाली चीज़ों का उत्पादन करेंगे तो मार्केट में हमारी वैल्यू कम होगी, हमारा उत्पादन ज़्यादा बिकेगा नहीं, हमारा इंटरनेशनल लेवल पे हो चाहे नेशनल लेवल पे हो, हमारा उत्पाद की न ख्याति बढ़ेगी, ना ज़्यादा मार्केट में हमारी वैल्यू होगी, ना हमारा अधिक उत्पादन की डिमांड होगी। तो यहाँ पे भी इन चीज़ों को ध्यान देने की बात है कि वैज्ञानिक विधियों का इसमें रोपण कृषि में प्रयोग किया जाता है। तो ये सारी क्या है विशेषताएं, इनको याद रखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। अधिक पूंजी निवेश, उच्च प्रबंधन है, यानी अगर हाई जो है इसमें मैनेजमेंट है, अगर मैनेजमेंट जो है निम्न स्तर का होगा तो इस क्षेत्र में हम अच्छे से इसमें उपलब्धि नहीं प्राप्त कर पाएंगे। टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ किया जाता है, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। इसकी क्या है ये विशेषता है, इसको लर्न रखेंगे। डियर स्टूडेंट, इस क्रम में आगे बढ़ेंगे। यातायात के विकसित एवं साधनों के कारण बागान एवं बाजार सुचारू रूप से जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पे क्या चीज़ें निकल के आई कि यातायात के विकसित साधन, जैसा कि आप जान रहे हैं पहले यातायात के साधन विकसित नहीं थे। बागानों तक पहुंचने के लिए परिवहन साधनों को जाने में दिक्कत होती थी। अब जो है क्या है, बाजार और बागान एक दूसरे से जुड़ गए हैं। ऐसा क्यों हो गया है? क्योंकि यातायात कैसी कंडीशन में है, विकसित कंडीशन में है। इसके कारण बागान और बाजार सुचारू रूप से जुड़े रहते हैं। तो यहाँ इसकी ये भी एक विशेषता निकल के आई। इसी प्रकार कृषि का अधिकतम भाग इसमें निर्यात किया जाता है, यानी इसमें जो है इस प्रकार की कृषि का अधिकतम भाग जो उत्पादन होता है उसका अधिक भाग किसके लिए किया जाता है, निर्यात के उद्देश्य से किया जाता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है, विशेषता है कि इसका अधिकांश भाग किस उद्देश्य से किया जाता है, निर्यात करने के उद्देश्य। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्रम में आगे बढ़ेंगे हम लोग। कृषि की यह जो है प्रणाली लाभ के उद्देश्य से विकसित की गई। तो यहाँ पे भी एक और विशेषता क्या निकल के आई कि कृषि की यह पद्धति जो है किसके लिए, किस उद्देश्य से की गई है, लाभ के उद्देश्य से विकसित की गई है। यानी यह प्रणाली जो है, यह कृषि पद्धति, रोपण कृषि पद्धति जो है किसके उद्देश्य से विकसित की गई है, लाभ के उद्देश्य से, जो भी प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके, क्योंकि ये बिजनेस पर्पज से ये कृषि पद्धति अपनाई गई है, इसलिए इसका उद्देश्य क्या है, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना। नेक्स्ट क्रम में है, इस पद्धति की शुरुआत औपनिवेशिक काल में हुई। डियर स्टूडेंट, बहुत सरल शब्द है, एग्जाम में अक्सर आता है। उपनिवेश क्या है? दूसरे देशों को अधिग्रहित कर इसको शासन करना क्या कहलाता है, उपनिवेशवाद कहलाता है। दो शब्दावली आती है, उपनिवेशवाद क्या है तो इसको जानना चाहिए। तो उपनिवेशवाद जैसे ब्रिटिश यानी अंग्रेजी शासन काल में जितने भी विश्व में दूसरे देशों में जब उपनिवेश स्थापित किए गए यूरोपीय शक्तियों द्वारा, तो भारत में भी उपनिवेश स्थापित किया गया। फ्रांसीसियों के द्वारा किया गया था, अंग्रेजों के द्वारा किया गया था, डचों के द्वारा किया गया था, डेनिश के द्वारा किया गया था। तो ये विविध जो है क्या है, औपनिवेशिक शक्तियाँ हैं, दूसरे देशों की औपनिवेशिक शक्तियाँ हैं। तो उपनिवेश इसका व्याख्या एक अलग वीडियो में है, यानी उसका अलग टॉपिक हो जाएगा, लेकिन इतना आप जाने कि औपनिवेशिक काल में यानी भारत में जब ब्रिटिश शासनकाल में, अंग्रेजी शासनकाल में अंग्रेज भारत में आए थे, तो औपनिवेशिक शासनकाल में इस कृषि पद्धति की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। इसको इस तरह से आप ध्यान रखेंगे कि इस कृषि पद्धति की शुरुआत कब हुई थी, औपनिवेशिक काल में, यानी अंग्रेजी शासनकाल में हुई थी। तो उस समय जो है ये कृषि पद्धति की शुरुआत हुई। आज काफ़ी बड़े स्तर पे हो गया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चाय बागान के माध्यम से चाय को जो है निर्यात किया जाता है, अधिक से अधिक मुद्रा प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में आपने बहुत सरल तरीके से अध्ययन किया कि रोपण कृषि पद्धति क्या है, रोपण कृषि की विशेषताएं क्या क्या हैं, रोपण कृषि की कौन कौन सी फसलें हैं, छोटे क्षेत्रों में किया जाता है या विस्तृत क्षेत्रों में किया जाता है। तो आप इसके विविध तथ्यों के संदर्भ में आज की वीडियो में आपने अध्ययन किया। वीडियो अच्छा लगा तो आप जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। बिना आपके सहयोग के हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से वीडियो बनाने में हमें उतना इंटरेस्ट कम मिलेगा। जब तक आपको ऊर्जा आपकी नहीं मिलेगी तब तक हम अच्छा वीडियो बनाने में हम सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपका समर्थन ज़रूरी है और ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक मात्रा में आप क्या करें, सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।